हेलो फ्रेंड, माय नेम इज शिव कुमार गुप्ता। आज की क्लास में हम आप लोग को डीएनए आइसोलेशन या प्यूरिफिकेशन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे किस तरीके से किसी सेल से हम डीएनए को कैसे आइसोलेट करते हैं, उसमें कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं, क्या क्या स्ट्रेटजी है, क्या क्या स्टेप है, उनके बारे में बात करेंगे। चलिए देखते हैं। प्रोसीजर ऑफ डीएनए प्रिपरेशन फ्रॉम ए कल्चर सेल कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 स्टेजेस। किसी भी डीएनए को आइसोलेट करने के लिए इसको 3 स्टेप में डिवाइड किया गया है। पहला, लिसिस ऑफ सेल, किसी भी सेल की लिसिस करना। लिसिस ऑफ सेल, जब किसी भी सेल की हम लिसिस करेंगे तो उससे सेल कंटेंट जो होगा ये रिलीज हो जाएगा। उसके बाद जो सेल एक्सट्रैक्ट हमें मिले हैं उस सेल एक्सट्रैक्ट से हम डीएनए को प्यूरिफिकेशन करेंगे। तीसरा, अब जो सैंपल है उस डीएनए के सैंपल में को हम क्या करेंगे, कंसंट्रेट करेंगे, तो लिसिस ऑफ सेल डिस्टर्ब करेंगे। तो क्या क्या मेथड है देखते हैं। फर्स्ट मेथड जो होता है फिजिकल मेथड होता है। फिजिकल मेथड का यूज हम ज़्यादा नहीं करते क्योंकि उसमें डीएनए के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे मैकेनिकल फोर्सेस का यूज़ करते हैं, कुछ ऐसे ग्लास का यूज़ करते हैं। हम लैब में जो जनरली जो होमोजेनाइजर होता है उस होमोजेनाइजर से हम क्या करते हैं, किसी भी टिश्यू को ब्रेक करते तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है डीएनए भी डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो इसका मेथड हम ज़्यादा यूज नहीं करते। जो मोर कॉमन यूज होता है उस केमिकल मेथड होता है, जो क्योंकि केमिकल में कुछ ऐसे केमिकल का यूज करते हैं जो हमारे डीएनए के लिए डीएनए जिससे हमारे आइसोलेट हो जाते हैं। अब देखते हैं, अब जिस भी डीएनए को हमें आइसोलेट करना होगा तो सबसे पहले हम ये देखेंगे उस डीएनए को प्लांट के केस में हम आइसोलेट कर रहे हैं या फिर एनिमल के केस में आइसोलेट कर रहे हैं या फिर बैक्टीरिया के केस में आइसोलेट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि बैक्टीरिया के केस में किस तरीके से डीएनए को आइसोलेट किया जाता है। ये हमारा बैक्टीरियल सेल वॉल है। बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है ये पेप्टाइडोग्लाइकॉन का बना होता है। तो कुछ ऐसे केमिकल का यूज करेंगे हम जो बैक्टीरिया के सेल वॉल पर वर्क करें। तो इसके लिए जो वर्क करते हैं वो लाइसोजाइम होते हैं। ये लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकॉन पर वर्क करते हैं और उसको रेप्चर करने का काम करते हैं। लाइसोजाइम जो हमारा नेचुरली जो लाइसोजाइम हमारा मिलता है उस सलाइवा से मिलता है और टीयर से मिलता है। और एक वाइट जो आता है, जो चिक से जो एक वाइट आता है उसमें भी हमारे लाइसोजाइम होते हैं, उससे भी लाइसोजाइम हम आइसोलेट करते हैं। और ये लाइसोजाइम क्या करता है, ये बैक्टीरिया के पेप्टाइडोग्लाइकॉन पर वर्क करता है। इसके साथ साथ हम ईडीटीए का यूज करते हैं। ईडीटीए क्या करता है, बैक्टीरिया सेल में जो मैग्नीशियम आयन सिक्वेस्टर होते हैं इस मैग्नीशियम सिक्वेस्टर से जाके बाइंड करता है, जिससे क्या होगा, वीकनिंग ऑफ सेल वॉल होगा। इस सेल वॉल को वीकनिंग के लिए ईडीटीए क्या करता है, ये मैग्नीशियम सिक्वेस्टर से जाके बाइंड कर जाता है। इसके साथ साथ उस बैक्टीरिया में जो मेम्ब्रेन होगा उसको भी रेप्चर करना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, एचडीएस का यूज करते हैं, जो सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होता है। इसका पूरा नाम सोडियम डोडेसाइल सल्फेट होता है। ईडीटीए का पूरा नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, आप लोग देखिएगा। तो हम करेंगे क्या, हम किसी भी बैक्टीरिया से उसको मेम्ब्रेन और उसके सेल वॉल को रेप्चर करने के लिए हम कौन कौन से केमिकल का यूज करते हैं, तो यहाँ पे याद रखना है आपको, लाइसोजाइम और ईडीटीए और एचडीएस। इनका यूज जब करेंगे उसके बाद क्या होगा, सेल एक्सट्रैक्टर में मिल जाएगा। अब वो जो सेल एक्सट्रैक्टर में मिलेगा उसमें डीएनए आरएनए प्रोटीन सब कुछ रहेंगे ना, तो उसमें क्या करेंगे, अब इसको हम क्या करेंगे, इसको टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। अब यहाँ पे इसको क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में रखेंगे। अब इस टेस्ट ट्यूब को क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे। अब जब जो सेल एक्सट्रैक्ट हमारे टेस्ट ट्यूब में है, अब उसको जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे उस केस में हमारा जो सेल डेब्रिस होगा ये क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ऊपर सुपरनेटेंट में हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन मिल जाएगा। तो हमने ये देखा किस तरीके से बैक्टीरिया से हम डीएनए आरएनए प्रोटीन को बाहर निकाले हैं, और डीएनए आरएनए प्रोटीन जो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन जो होगा ये सुपरनेटेंट में आ जाएगा, और जो सेल डेब्रिस होगा ये प्रेसिपिटेट मतलब ये नीचे बच जाएगा। अब इस सेल के पास जो डीएनए आरएनए प्रोटीन है, अब इस सोल्यूशन को हमें क्या करना है, इस मिक्सचर को हमें कहीं ना कहीं आगे लेके जाना है। अब इससे हमें प्रोटीन को हटाना है और आरएनए को हटाना है, क्योंकि जो हमारा प्रोटीन होता है उस प्रोटीन को हटाने के लिए हम क्या क्या करते हैं इसका देखेंगे। ये देखिए, इसमें बताया गया है जो मिक्सचर है उस मिक्सचर में हमारे डीएनए आरएनए प्रोटीन है। हम दो मेथड यूज करें। एक तो ये कर सकते हैं हम कि इस मिक्सचर से हम आरएनए और प्रोटीन को डिग्रेडेट कर दें जिससे डीएनए हमारा मिल जाएगा, या फिर ये कर दे अब इस कंटेंट से, इस मिक्सचर से हम क्या करें, प्योर डीएनए को ही आइसोलेट कर दे। तो देखते हैं क्या क्या करते हैं। अब डीएनए आरएनए प्रोटीन से हमें क्या करना है,
प्रोटीन को डीप्रोटोनेशन करना, मतलब प्रोटीन को हटाना है, क्योंकि प्रोटीन जो होता है इस किसी भी सेल्स में ज़्यादा अमाउंट में होता है। अब इस प्रोटीन को डीप्रोटोनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, उस सेल एक्सट्रैक्ट में ऐड करते हैं फिनॉल और क्लोरोफॉर्म का 1:1 मिक्सर का यूज़ करते हैं। ये फिनॉल और क्लोरोफॉर्म के 1:1 मिक्सर का यूज़ करेंगे। ये मिक्सर का यूज़ जब करेंगे तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होगा, देखते हैं फिगर में, देखते हैं क्या लिखा हुआ। जैसे सेल एक्सट्रैक्ट है, इस सेल एक्सट्रैक्ट में हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का 1:1 का मिक्सर बनाते हैं। अब इस 1:1 फिनॉल क्लोरोफॉर्म को मिक्सर को जब ऐड करेंगे हम, तो उस केस में जो हमारा फिनॉल होता है, इस फिनॉल की डेंसिटी जो होता है, ये फिनॉल और क्लोरोफॉर्म की जो डेंसिटी होता है ये कहीं ना कहीं ज़्यादा होता है, वाटर से ज़्यादा होता है। और जब वाटर से ज़्यादा होगा तो कहीं ना कहीं फिनॉल और क्लोरोफॉर्म कहीं ना कहीं नीचे बैठ जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होता है, वाटर से ज़्यादा होता है। अब हमारा क्या हो गया, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन आ गया। अब आगे चल के क्या करना है, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। और जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उस केस में जो हमारा प्रोटीन होता है ये भी क्या करेगा, ये जंक्शन पर आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पे जंक्शन पे आ जाएगा और डीएनए आरएनए जो होगा ये हमारा एक्वस लेयर में आ जाएगा। तो कुल मिलाकर में ये समझ में आया, जो सेलेक्टेड है उस सेलेक्टेड से हम क्या करेंगे, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का मिक्सर बनाएंगे। और क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का जब मिक्सर बनाएंगे उस केस में हम क्या करेंगे, अब आगे चल के ये जो फिनॉल होता है, क्लोरोफॉर्म होता है, ये वाटर से डेंसिटी इसकी ज़्यादा होती है, तो क्या करेगा, ये पहले प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये नीचे बैठ जाएगा और डीएनए आरएनए जो होगा हमारा आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। अब आगे चल के इसको हम सेंट्रीफ्यूज जब करेंगे तो जो प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कहीं ना कहीं ये वाटर और फिनॉल के जंक्शन पर आके बैठ जाएगा। अब यहाँ पे फिनॉल की डेंसिटी भी ज़्यादा होती है, डीएनए आरएनए से इसकी डेंसिटी ज़्यादा होगा, तो इस जंक्शन पे आ जाएगा और ऊपर हमारा डीएनए आरएनए आ जाएगा, सुपरनेटेंट एक्वस लेयर में आ जाएगा यहाँ पे। अब हमें क्या होगा, डीएनए आरएनए मिल गया। अब आरएनए को हटाने का, आरएनए को खत्म कर देगा, फाइनली हमें डीएनए मिल जाएगा। अब इस डीएनए को हम कहीं ना कहीं पीपेट के थ्रू क्या करेंगे, बाहर कर लेंगे। कुछ और केमिकल होते हैं, आपको याद रखना है। कभी कभी क्या होता है कि प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है, और जब प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है तो फिनॉल एक्सट्रैक्शन जो होता है ये सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए कुछ और रीजन का, कुछ और केमिकल का यूज़ करते हैं। वो केमिकल क्या होता है, वो केमिकल होता है प्रोटीनेज के। प्रोटीनेज क्या होता है, ये प्रोटीनेज के जो होता है एक तरह से प्रोटीएज होता है, तो ये कहीं ना कहीं इसका यूज़ करते हैं। तो यहीं देखिए लिखा हुआ है, विथ सम सेल एक्सट्रैक्ट व्हेन द प्रोटीन कंटेंट इज सो ग्रेटर। जो फिनॉल कंटेंट होता है इसको करने के बाद भी जो प्रोटीन कंटेंट होता है ज़्यादा होता है, उस प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होने की वजह से हम क्या करते हैं, ये फिनॉल एक्सट्रैक्शन जो होता है ये सफिशिएंट नहीं होता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ और भी केमिकल का यूज़ करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रोटीएज का यूज़ करते हैं। वो प्रोटीएज कौन सा होता है, इसे प्रोनेज के नाम से जाना जाता है, प्रोटीनेज के नाम से जाना जाता है, इसका यूज़ करेंगे। इसके साथ साथ साल्टिंग आउट और साल्टिंग इन फिनोमेना का भी यूज़ करेंगे, जिससे क्या होता है, ये प्रोटीन जो होता है ये प्रोटीन छोटे छोटे फ्रेगमेंट में टूट जाएंगे। ये आपका स्टेप लिया गया है। सबसे पहले क्या क्या किया जाता है, वन बाय वन आपको याद रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, होमोजेनाइज करेंगे। हम जानते हैं कि होमोजेनाइजर होता है, उस होमोजेनाइजर से क्या करेंगे, टिश्यू को, उस होमोजेनाइजर से क्या करेंगे, हम डीएनए को कहीं ना कहीं वो रेप्चर करने का काम करते हैं। ग्लास होता है, एक तरफ से एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उसको होमोजेनाइजर के नाम से जानते हैं। अब आगे क्या करूँगा, सेलुलर लिसिस, कुछ डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। डिटर्जेंट में कौन सा, आपको ट्रीटॉन X100 TX100 के नाम से जाना जाता है, ट्रीटॉन X100 का यूज़ करते हैं। और लाइसोजाइम, बैक्टीरिया के इसमें ध्यान रखें, लाइसोजाइम का भी यूज़ करते हैं, EDTA का यूज़ करते हैं। अब ये यहाँ पे आगे क्या होगा, प्रोटीन ज़्यादा होने की वजह से हम प्रोटीनेज के का भी यूज़ करते हैं। अब फिनॉल एक्सट्रैक्शन और क्लोरोफॉर्म का मिक्सर भी बनाते हैं। इसके साथ एल्कोहल से हम क्या करेंगे, प्रेसिपिटेट करेंगे। उसके बाद ट्रिश बफर से हम क्या करेंगे, इसको डिजॉल्व करेंगे। ये मेथड है, आपको याद रखना है। अब हमने ये देखा है कि जो बैक्टीरिया से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए कौन कौन से केमिकल है। अब हमें ये देखना है क्या प्लांट के केस में भी क्या यही मेथड होता है। तो हम देखेंगे कि प्लांट के केस में जो होता है ये लाइसोजाइम वर्क नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके प्लांट के केस में पेप्टाइडोग्लाइकॉन नहीं होता है। प्लांट के केस में जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट जो होता है लार्ज अमाउंट होता है, उसके में हम सी टेप का यूज़ करेंगे। आगे देखिए नीचे लिखा होगा कि सी टेप क्या होता है। सी टेप जो होता है ये प्लांट के केस में हम यूज़ करते हैं। मोस्ट एनिमल सेल हैव नो सेल वॉल। एनिमल की सेल के पास सेल वॉल नहीं होता है, इसलिए इसको कुछ ऐसे डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो एनिमल टिश्यू को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने के लिए हम ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट का यूज़ किया जाता है। इसको आपको याद रखना है, ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट का यूज़ करते हैं किसके लिए, किसी भी एनिमल से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए। मतलब ये भी आपको याद रखना, ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट जो होता है ये किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करा सकता है, बस उसके पास प्रोटेक्टिव सेल वॉल ना हो। क्योंकि प्रोटेक्टिव सेल वॉल के केस में ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट जो होता है ये वर्क नहीं किया कर पाता है। तो
अब आगे देखिए, इसको कहा जाता है इस सिलिका मेथड फॉर डीएनए प्यूरिफिकेशन, इसको सिलिका मेथड फॉर डीएनए प्यूरिफिकेशन के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट इज ए केओट्रॉपिक एजेंट, ये केओट्रॉपिक एजेंट होता है और ये कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर इंटरफेरेंस होता है, ये आपको याद रखना है। Guanidinium thiocyanate can therefore be used to release DNA from any type of cell or tissue that is not enclosed in a protective cell wall। ऊपर जो आपको बताया गया वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ है कि ग्वानिडीनियम थायोसाइनेट जो होता है इस किसी भी सेल से डीएनए को आइसोलेट करा सकता है, एनी टाइप ऑफ सेल से डीएनए को रिलीज करा सकता है, बट उसमें क्या ना हो, नॉट इनक्लोजेड इन ए प्रोटेक्टिव सेल वॉल, उनके पास क्या हो ना, सेल वॉल ना हो, ये आपको याद रखना है। प्लांट टिश्यू आर पार्शियली डिफिकल्ट इन द रिस्पेक्ट दे ऑप्टेन कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट। प्लांट के केस में कार्बोहाइड्रेट होता है ये लार्ज अमाउंट में होता है, इसलिए इसमें लाइसोजाइम काम नहीं कर पाते, तो दे आर नॉट रिमूव बाय फिनॉल एक्सट्रैक्शन, अब फिनॉल एक्सट्रैक्शन से भी रिमूव नहीं होते, इसलिए इसमें क्या करते हैं, सी टेप का यूज किया जाता है। सी टेप जो होता है, सी टेप क्या करेगा, नीचे बैठ जाएगा, न्यूक्लिक एसिड के साथ प्रेसिपिटेट हो जाएगा, नीचे बैठ जाता है। आगे अभी नीचे समझेंगे हम। व्हेन सी टेप is added to plant extract nucleic acid, C-tape complex precipitate leaving carbohydrate, protein and other contaminant in the supernatant। मतलब C-tape का जब यूज करेंगे तो न्यूक्लिक एसिड C-tape के साथ क्या होगा, ये नीचे बैठ जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा और जो हमारा कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन होगा ये क्या करेगा, सुपरनेटेंट में डिस्कार्ड हो जाएगा। आगे चल के देखते हैं, ये देखिए आपको याद रखना है, एक सेल एक्सट्रैक्ट है, प्लांट का सेल एक्सट्रैक्ट है। हम जान रहे हैं प्लांट के केस में कार्बोहाइड्रेट जो होता है लार्ज अमाउंट में होता है, सी टेप का यूज करेंगे, जब सी टेप का यूज करेंगे तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा, सी टेप के साथ नीचे बैठ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करेंगे, जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके इसमें न्यूक्लिक एसिड सी टेप के साथ क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा और कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन क्या होगा, सुपरनेटेंट में आ जाएगा, जो डिस्कार्ड, इसको क्या करेंगे, डिस्कार्ड करेंगे, ये सुपरनेटेंट हो जाएगा। अब आगे चल के इसे इस सोल्यूशन में रख के अब इसको क्या करेंगे, इथेनॉल और प्रेसिपिटेट के द्वारा कहीं ना कहीं प्योर डीएनए को फाइनली हम आइसोलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है, एक क्वेश्चन सीयूटी में पूछा गया है, सी टेप मेथड इज जनरली यूज फॉर, तो हमने अभी को बात किया है प्रेसिपिटेशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड की प्रेसिपिटेटेड करने के लिए हम इसका यूज़ किया जाएगा। कभी आपके सामने अगर मान लो आ भी जाए कि इसमें जो न्यूक्लिक एसिड है ये सी टेप के साथ क्या हो जाएगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ये क्या करेगा, प्रेसिपिटेट जाएगा और सुपरनेटेंट में हमारे ये हो जाएंगे कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन, ये जो होगा सुपरनेटेंट हो जाएगा। बैक्टीरिया के केस में कुछ और था, हमने बात की था बैक्टीरिया के केस में जब हम उन सारे केमिकल का यूज कर रहे थे उस केस में जो हमारा डीएनए आरएनए होगा ये कहीं ना कहीं क्या होगा, ये सुपरनेटेंट में देखने को मिला था, और जो प्रेसिपिटेट होगा सेल डेब्रिज होगा ये प्रेसिपिटेट कर गए थे। ये भी आप रखना कि प्लांट के केस में जो होगा ये न्यूक्लिक एसिड होगा ये क्या करेगा, ये प्रेसिपिटेट करेगा, पर बैक्टीरिया के केस में जो हमारा डीएनए आरएनए प्रोटीन था ये क्या होगा, सुपरनेटेंट में आ जाता है, यहाँ पे पेलेट में आ जाता है, ये आपको याद रखना है। अब हमने देख लिया है किसी भी प्लांट से डीएनए को आइसोलेट करने के लिए किस चीज़ का यूज किया जाता है, तो सी टेप का यूज किया जाता है। एनिमल के केस में हम किसका यूज करते हैं, गोनेडिनियम थायोसाइनेट का यूज करते हैं। बैक्टीरिया के केस में लाइसोजाइम, ईडीटीए और एसडीएस का यूज करते हैं। प्रोटीन को हटाने के लिए प्रोटीन को रिमूव करने के लिए, डिप्रोटोनेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म और फिनॉल का मिक्सचर बनाते हैं, मिक्सचर को ऐड करते हैं। इसके साथ साथ प्रोटीन ज़्यादा अमाउंट में हो तो उसके इसमें प्रोटीनेज के का यूज करते हैं। तो हमने ये देख लिया। अब हम देखते हैं ये किसी भी सेल से हम प्लाज्मिड को किस तरीके से रिमूव करते हैं, इनके बारे में देखेंगे। तो देखते हैं क्या होता है। ये देखिए बैक्टीरियल सेल है। इस बैक्टीरियल सेल में हम जान रहे हैं प्लाज्मिड जो होता है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए होता है जो बैक्टीरिया में होता है। अभी यहाँ पे देखिए बैक्टीरियल क्रोमोसोम है, इस बैक्टीरियल क्रोमोसोम के पास ये सर्कुलर प्लाज्मिड होते हैं। ये जो होता है ये लार्ज क्रोमोसोम है। बैक्टीरियल क्रोमोसोम जो होता है ये लार्ज क्रोमोसोम होता है। हम ये लार्ज क्रोमोसोम जो होता है 2 से 8% ही होता है, और जो ये लार्ज क्रोमोसोम करें प्लाज्मिड जो होता है ये 2 से 8% होता है, और जो 92% होता है ये लार्ज क्रोमोसोम होते हैं। अब लार्ज क्रोमोसोम ज़्यादा होते हैं और 2 से 8% ही प्लाज्मिड होते हैं। तो किस तरीके से हम प्लाज्मिड को आइसोलेट करेंगे उसको देखेंगे हम। इसके लिए हम क्या करेंगे, 25% सुक्रोज का यूज़ करेंगे, 25% सुक्रोज का यूज़ कर देंगे। सुक्रोज क्या करता है, सुक्रोज जो होता है ये डेंसिटी क्रिएट कर देता है, जिससे जो हमारा सेल होता है ये इमीडिएटली ब्रस्ट नहीं होते हैं। मतलब जो हमारा लाइसोजाइम और ईडीटीए होता है ये क्या करते हैं, ब्रस्ट करने का काम करते हैं। अब जब हम 25% सुक्रोज का यूज़ करते हैं तो ये सुक्रोज क्या करता है, ये डेंसिटी क्रिएट कर देता है, जिससे क्या होता है, जिससे ये होता है जो हमारा सेल होता है ये इमीडिएटली ब्रस्ट नहीं होता है। अब आगे देखिए क्या होता है। अब जब इमीडिएटली ब्रश नहीं होगा उस केस में हमें एक
ऐसा सेल मिल जाएंगे जिसे हम स्पेरोप्लास्ट कहते हैं। और ये स्पेरोप्लास्ट जो होता है ये पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल होता है। ये देखिए लिखा हुआ है पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल होता है। ये पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल मिल गया है। अब पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल को हम क्या करेंगे, फुली रेप्चर करने का काम हम एक डिटर्जेंट से करते हैं। वो डिटर्जेंट कौन सा है, टिटकॉन X100 होता है, इसका यूज़ करते हैं। अब जो टिटकॉन X100 इसको TX100 के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको याद रखना, TX100 के नाम से जाना जाता है। ये नॉन आयनिक डिटर्जेंट होता है। अब इसका जब यूज़ करेंगे तो जो सेल वॉल होता है ये फुली क्या होगा, फुली रेप्चर हो जाएगा। अब जब फुली रेप्चर हो जाएगा उसके में सेल एक्सट्रैक्ट में मिल गया। अब उस सेल एक्सट्रैक्ट में कहीं ना कहीं हम आगे क्या करेंगे, उसमें HDS का यूज़ कर दिया, जैसे सोडियम डोडेसाइल सल्फेट के नाम से जाना जाता है। ये HDS का काम क्या होता है, इस बड़े बड़े जो लार्ज क्रोमोसोम होते हैं ये क्या करते हैं, इसका ब्रेकेज कर देते हैं। ये देखिए लिखा हुआ काज लार्ज ब्रेकेज, ये लार्ज ब्रेकेज कर देगा। अब इसको ब्रेकेज कर देगा तो अब आगे क्या करेगा, इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे। जब सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो उसके इसमें जो सेल डेब्रिस हो जाएगा, इस सेल डेब्रिस क्या होगा, ये प्रेसिपिटेट कर जाएगा। और लार्ज DNA फ्रेगमेंट क्या होगा, इस लार्ज DNA फ्रेगमेंट को HDS के द्वारा हम क्या करेंगे, ब्रेकेज कर देंगे। और जो हमारा सुपरनेटेंट में ऊपर जो मिलेगा वो कहीं ना कहीं प्लाज्मिड जो सर्कुलर फॉर्म में हमारा मिल जाएगा। तो हमें ये भी याद रखना है किस तरीके से प्लाज्मिड का हम सेपरेट करते हैं। और प्लाज्मिड को सेपरेट करने के लिए क्या क्या यूज किया जाता है, ये आपको याद रखना। 25% सुक्रोज होता है, इसका यूज करेंगे। 25% सुक्रोज क्या करता है, ये डेंसिटी क्रिएट कर देता है। जो डेंसिटी जब क्रिएट कर जाएगा तो कहीं ना कहीं उसमें क्या होता है, जो सेल हमारा होता है उस सेल इमीडिएटली ब्रेस्ट नहीं होता है, जिससे क्या होता है हम स्पेरोप्लास्ट को बना लेते हैं। ये स्पेरोप्लास्ट को हम कहते हैं पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल होता है। अब आगे चल के क्या करें, फुली रेप्चर करने के लिए हम क्या करेंगे, टिटकॉन X100 का यूज करते हैं, जिसे TX100 के नाम से जाना जाता है। और HDS का यूज करते हैं। HDS क्या करता है, HDS हम बैक्टीरिया के केस में हमने ये देखा था, ये मेम्ब्रेन को रेप्चर करने का काम करता है। पर यहाँ पे देखते हैं लार्ज क्रोमोसोम को ब्रेकेज करने का काम करता है कौन, ये HDS। अब आगे चल के हम इसको सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। सेंट्रीफ्यूज करेंगे जब उस केस में हमारा प्लाज्मिड जो होगा इस सुपरनेटेंट में सर्कुलर फॉर्म में आ जाएगा। और सेल डेब्रिस जो होगा ये नीचे बैठ जाएगा। और लार्ज DNA फ्रेगमेंट यहाँ पे ये इस तरीके है। सारे पॉइंट आपको याद रखना है। ट्रीटमेंट ऑफ EDTA लाइसोजाइम इज कार्रिड आउट ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज व्हिच प्रिवेंट सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग इमीडिएटली। जो बातें बताया गया वही बातें यहाँ लिखा हुआ है। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ये प्रिवेंट करता है द सेल फ्रॉम ब्रस्टिंग इमीडिएटली। उसके बाद क्या करते हैं, हम स्पेरोप्लास्ट बना लेते हैं। स्पेरोप्लास्ट क्या होता है, ये पार्शियल डिग्रेडेड सेल वॉल होते हैं। आगे चल के क्या करते हैं, हम इसको कहीं ना कहीं ये सेल की लिसिस करेंगे। जब उस केस में उससे हम नॉन आयनिक डिटर्जेंट TX100 का यूज़ किया जाता है। अब और क्या यूज़ किया जाता है, HDS का यूज़ करते हैं। HDS का काम का काजेज क्रोमोसोमल ब्रेकेज, ये लाल क्रोमोसोम को ब्रेकेज करने का काम करता है HDS। अब हमें प्लाज्मिड मिल गए। अब प्लाज्मिड दो फॉर्म में हो सकते हैं, एक सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड और एक नॉन सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड। अब हम किस तरीके से सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड और नॉन सुपर क्वाइल्ड प्लाज्मिड को किस तरीके से हम आइसोलेट करते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। देखिए ये हमारे ऐसे प्लाज्मिड है जो कहीं ना कहीं सुपर क्वाइल्ड है, ये ऐसे प्लाज्मिड है जो कहीं ना कहीं नॉन सुपर क्वाइल्ड है। तो ये लीनियर DNA मॉलिक्यूल है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड का जब यूज करते हैं तो इससे pH क्या होता है, ये pH ज़्यादा हो जाता है, 12 और 12.5 हो जाता है। इस केस में जो हमारा लीनियर DNA है, ये लीनियर DNA कहीं ना कहीं ये डबल स्ट्रैंड है ना, ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आ जाता है। pH ज़्यादा होने की वजह से सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करने से कहीं ना कहीं ये क्या होगा, सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आ जाएगा। अब ये जब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में आ जाएगा तो उस केस में आप क्या करेंगे, इसको pH को 7 कर देंगे। जब pH 7 कर देंगे तो सिंगल स्ट्रैंड DNA होगा, जो नॉन सर्कुलर होता है, नॉन सुपर क्वाइल जो होता है, इन नॉन सुपर क्वाइल क्या करेगा, ये आपस में टैंगल मास बना देगा। क्योंकि इसका pH 7 पर ये काम नहीं कर पाते, उस केस में ये आपस में क्या करेंगे, टैंगल मास बना देते हैं। अब जब टैंगल मास बना देंगे तो इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो जो सुपर क्वाइल प्लाज्मिड होगा क्या होगा, ऊपर बैठ जाएगा, ऊपर मिलेगा, सुपरनेटेंट में मिल जाएगा। और जो हमारे लीनियर जो नॉन सुपर क्वाइल प्लाज्मिड होगा ये क्या होगा, प्रेसिपिटेट यहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपस में टैंगल मास बना देते हैं और टैंगल मास बनाते हैं, इस केस में यहाँ होगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि जब हम सुपर क्वाइल प्लाज्मिड और नॉन सुपर क्वाइल प्लाज्मिड का यूज करते हैं उस केस में सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होगा ये कहीं ना कहीं pH को बढ़ा देता है। जब pH को बढ़ा देगा तो कहीं ना कहीं ये क्या होगा, ये सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में हो जाएगा। जब सिंगल स्ट्रैंड फॉर्म में हो जाएगा तो इसे क्या करेंगे, फिर pH स्टार्ट कर देंगे। जब pH स्टार्ट कर देंगे तो ये जो सिंगल स्ट्रैंड है ये आपस में क्या करेंगे, टैंगल मास बना देंगे। जब टैंगल मास बना देंगे उसके इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज कर देंगे। जब सेंट्रीफ्यूज कर देंगे तो जो सुपर क्वाइल प्लाज्मिड होगा इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा ना, तो क्या होगा, ये ऊपर आ जाएगा। ये आपस में टैंगल मास बनाएंगे, ये सब यहाँ पे बैठ जाएंगे। ये सारी चीज होती है, ये भी आपको याद रखना है। अब आपको ये भी याद रखना है, density gradient centrifugation in the presence of Ethidium bromide (ETBr) can be used to separate supercoiled DNA from non-supercoiled molecule. Non-supercoiled DNA from non-supercoiled molecule को सेपरेट करने के लिए हम ETBr का यूज किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। Ethidium bromide का यूज हम किसके लिए करते हैं, सुपरक्वाइल्ड DNA मॉलिक्यूल और नॉन सुपरक्वाइल्ड DNA के लिए हम यूज करते हैं। सारी चीजें आपको बताया गया है।
आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। तो आपको ये भी याद रखना है किस तरीके से प्लाज्मिड को सेपरेट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, एनिमल के डीएनए को आइसोलेट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है, प्लांट के केस में क्या यूज़ किया जाता है, और नॉन सुपर कोइल्ड और सुपर कोइल्ड प्लाज्मिड को यूज कर सेपरेट करने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है। चलिए ठीक है, थैंक यू।